नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। आप देख रहे हैं मेरे साथ कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं आज के कमोडिटी बाजार में हो रही हलचल पर। आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होने वाले संभावित हमलों को फिलहाल 2 सप्ताह के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया है और ये निर्णय पूर्व निर्धारित हमले की समय सीमा से ठीक पहले लिया गया है। यह स्थगन शर्तों के साथ किया गया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान हॉर्मुज जल संधि को पूरी तरह सुरक्षित रूप से खोलता है तो दोनों पक्षों के बीच ये अस्थायी संघर्ष विराम लागू होगा। इसे ट्रंप ने 2 तरफा संघर्ष विराम भी कहा है। ईरान ने प्रारंभिक रूप से इस संघर्ष विराम और हॉर्मुज खोलने की शर्त को स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही कुछ विशेष सुरक्षा और शांति गारंटी की मांग भी की है। दरअसल इस घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी आई है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इसका मतलब है कि तत्काल तनाव कम हो चुका है। हालांकि दोनों पक्षों के पास संघर्ष को फिर से शुरू करने की क्षमता अभी भी मौजूद है। इस वजह से ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील और गतिशील बनी हुई है। ईरान के साथ युद्ध जारी है, लेकिन वैश्विक गेहूं बाजार अभी तक इस पर तेज प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी के साथ डिलीवरी लागत भी बढ़ गई है, जिससे आयातक देश फिलहाल खरीद नहीं बढ़ा रहे हैं। अमेरिका में भारी बारिश के चलते पिछले सप्ताह गेहूं की कीमतों में 1 से 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि विंटर गेहूं फसल की स्थिति पिछले साल से कमजोर बनी हुई है। यूएसडीए की पहली फसल रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में केवल 35% विंटर गेहूं फसल अच्छा या उत्कृष्ट स्थिति में है, जो पिछले साल के 48% और अनुमानित 42% से काफी कम है। जबकि स्प्रिंग गेहूं की बात करें तो इसकी बुआई तय क्षेत्र के 2% तक पहुंच चुकी है, जो पिछले साल के समान है। सप्ताह के दौरान मई वायदा में शिकागो में एसआरडब्ल्यू गेहूं 2% लुढ़क गया और 2% लुढ़ककर $218.07 पर पहुंच गया। वहीं मिनियोपोलिस में भी इसके गेहूं के अंदर गिरावट देखने को मिली है। पेरिस में भी गेहूं की कीमतों के अंदर गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल 4 सालों से पहली बार हेज फंड्स गेहूं में बड़ी लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिका में सूखे मौसम और मिडल ईस्ट युद्ध के कारण फर्टिलाइजर और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। दरअसल 25 से 31 मार्च के बीच शिकागो में लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट से 8,641 कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा रही है। यूक्रेन में मौसमी रूप से गेहूं की सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन व्यापारियों की मांग कीमतों को सपोर्ट दे रही है। इस दौरान फूड गेहूं के निर्यात खरीद मूल्य में भी हमें तेजी देखने को मिली है। 50 से लेकर 100 यूएस प्रति टन तक भाव बढ़ गए हैं। वहीं फीड गेहूं भी 214 से $216 प्रति टन तक पहुंच गया है। वहीं बंदरगाह ढांचे पर लगातार हमलों से जहाजों की आवाजाही और लोडिंग प्रभावित हो रही थी, जिससे अनाज की निकासी धीमी हो गई और कुछ व्यापारी खरीद सीमित कर रहे हैं। वहीं पर्शियन गल्फ में तनाव के चलते कई आयातकों ने यूक्रेनी गेहूं की खरीद लगभग रोक दी है, जिससे निर्यात मांग भी कमजोर हुई है। बाजार का मानना है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच अब जो समझौता हुआ है, इससे हो सकता है कि थोड़ा सा ईज ऑफ देखने को मिले, लेकिन अगर ये संघर्ष और फिर से बढ़ता है तो वापिस से वही स्थितियां बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। यूरोपीय आयोग ने 2026 के लिए अपनी ताजा कृषि रिपोर्ट जारी कर दी है। उसके अनुसार यूरोपीय संघ में सोयाबीन उत्पादन में 2% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जो कुल 2.8 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। विशेष रूप से यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि सोयाबीन ही एकमात्र प्रमुख दलहन फसल है जिसमें पॉजिटिव बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि कुल यूरोपीय संघ की दलहन उत्पादन क्षमता में 1% की गिरावट आ सकती है, मुख्य रूप से खेती की गई जमीन में कमी के कारण। वहीं औसत उपज सामान्य स्तर से थोड़ी अधिक रहने की उम्मीद की गई है। फसल वाइज अगर हम देखें तो फील्ड पीस का उत्पादन 6% घटा है और 2.3 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। वहीं फील्ड बीन्स की बात करें तो इसमें 3% की गिरावट की संभावना है, जो 1.4 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। जबकि स्वीट लुपिन का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है, 4,86,000 टन, जो पिछले साल के 4,17,000 टन से काफी ज्यादा है। यूरोपीय संघ के प्रोटीन फसल संघ यूएफओपी का मानना है कि ये रुझान इस बात का संकेत है कि इस सेक्टर को सरकारी समर्थन की और जरूरत है। साथ ही यूरोपीय आयोग इस साल गर्मियों तक
यूरोपियन यूनियन प्रोटीन क्रॉप सेक्टर के लिए विकास रणनीति पेश करने की योजना बना रहे हैं। इस रणनीति में समर्थन बढ़ाना और क्वालिटी स्टैंडर्ड लागू करना शामिल होगा, जिससे घरेलू उत्पादन मजबूत हो और यूरोपीय संघ की आयात पर निर्भरता कम हो सके। यानी कुल मिलाकर यूरोपीय संघ के सोयाबीन और प्रोटीन फसल सेक्टर में पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे दिग्विजय सिंह चौटाला। वहां उन्होंने अनाज मंडी का दौरा कर खरीद व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। मंडी में मौजूद किसानों से सीधा संवाद भी किया और मंडी द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में किसानों से जानकारी ली। जमीनी व्यवस्थाओं की हकीकत का आकलन भी किया, किसानों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी की। उन्होंने भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाए कि सरकार की नीतियां किसानों को राहत देने के बजाय उनकी परेशानियां बढ़ा रही हैं। किसान अपनी सोने जैसी फसल लेकर मंडियां पहुंचते हैं, लेकिन सरकारी नियमों के आगे बेबस और बोने हो जाते हैं। नियमों के चलते किसानों को प्रवेश करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे नियमों का क्या फायदा? चौटाला ने बायोमेट्रिक सत्यापन, ट्रैक्टर ट्राली पर रजिस्ट्रेशन नंबर की अनिवार्यता और ऑनलाइन पोर्टल पंजीकरण जैसी प्रक्रियाओं को किसानों के लिए काला कानून तक बताया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों को दिक्कत देने वाले इन सभी नियमों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर पूर्व प्रणाली को पुनः स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे किसान अपनी फसल को आसानी से बेच सके। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। को मंडी में लाने का ये पीक का सीजन है। किसान इस बात से चिंतित है कि परमात्मा राजी नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नाकारा सरकार हरियाणा के किसानों को दोनों हाथों से उसकी कमर तोड़ने में लगी हुई है। एक काला कानून, अंग्रेजी शासकों की तरह बायोमेट्रिक्स का कानून लेकर के आए। आज हम मंडी में जब आए हैं तो गेट पर लंबी कतारें लगी हुई। आप कानून इंट्रोड्यूस करते हो, आपका बायोमेट्रिक्स कल भी 2-3 घंटे फेल रहा, आज भी नहीं चल रहा, इसलिए लोग अपनी ट्रालियों को उल्टी ले जाने पर मजबूर विवश हुए। बुजुर्गों को हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने कई तस्वीरें 2-3 दिनों में देखी हैं, असमर्थ बुजुर्गों को जो डेथ बेड पर हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें परिवारजन सिर्फ बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए लेकर के आने पर मजबूर है। एक तरफ कृषि मंत्री राणा जी का बयान आया, उन्होंने ये कहा कि अगर बारिश हो तो इसका फायदा है, गेहूं 2 मन बढ़ जाएगी। इससे ज्यादा किसान विरोधी सोच आज तक हमने नहीं सुनी। एक किसान होते हुए भी आरएसएस के एजेंडे पर उन्हें यह बयान देने पर मजबूर किया गया। ऐसे कृषि मंत्री को हरियाणा प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में संयुक्त सचिव सी शिखा ने सोमवार को कहा है कि भारत के पास अनाज का पर्याप्त बफर स्टॉक है, जो तय लिमिट से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा है कि देश के पास अभी लगभग 222 लाख मीट्रिक टन गेहूं और लगभग 380 लाख मीट्रिक टन चावल है, जिससे कुल अनाज स्टॉक लगभग 602 लाख मीट्रिक टन हो जाता है। शिखा ने एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास गेहूं और चावल दोनों का पर्याप्त बफर स्टॉक है, जो बफर स्टॉक के तय लिमिट से 3 गुना ज्यादा है। गेहूं का हमारे पास लगभग 222 लाख मीट्रिक टन और चावल का हमारे पास लगभग 380 लाख मीट्रिक टन स्टॉक है। तो आपको बता दें कि ये पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने के लिए और यदि कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ती है तो उसे भी पूरा करने के लिए काफी है। शिखा ने आगे बताया कि इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे प्रमुख साझेदारों से खाद्य तेलों का आयात लगातार जारी रहा है, जिससे कुल सप्लाई में स्थिरता बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरसों के उत्पादन में सुधार से घरेलू उपलब्धता में मजबूती हुई है, खासकर खाने के तेल के क्षेत्र में। शिखा ने कहा कि प्रमुख साझेदारों से आयात लगातार जारी है और हमारे प्रमुख साझेदारों में इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना और ब्राजील शामिल हैं। सरसों के उत्पादन में सुधार से घरेलू सप्लाई भी मजबूत हुई है, कुल सप्लाई स्थिर बनी हुई है। सरकार इस पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेगी और जरूरत पड़ने पर दखल भी देगी।
जो देश कभी दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक था, आज वही देश अपनी जरूरत की चीनी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो गया है। हम बात कर रहे हैं क्यूबा की, जहां चीनी उद्योग, जो कभी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता था, आज गंभीर संकट से गुजर रहा है। एक समय था जब साल 1989 में क्यूबा 60 लाख टन से ज्यादा चीनी का एक्सपोर्ट करता था, लेकिन आज वहां पर हालात ऐसे हैं कि उत्पादन घटकर 2 लाख टन से भी नीचे पहुंच गया है, जबकि देश की घरेलू जरूरत करीब 7 लाख टन चीनी की है। यही वजह है कि अब क्यूबा को ब्राजील, कोलंबिया और अमेरिका जैसे देशों से चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। दरअसल 1990 के दशक में उत्पादन लागत बढ़ने और वैश्विक कीमतों में गिरावट के चलते क्यूबा का चीनी उद्योग कमजोर पड़ने लगा। साल 2002 में हालात इतने खराब हो गए कि सरकार को 150 में से 71 चीनी मिलें बंद करनी पड़ी, जिसके चलते लाखों लोगों की नौकरियां चली गई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। और आज स्थिति यह है कि बड़े पैमाने पर जमीनी और इंफ्रास्ट्रक्चर खाली पड़े हैं और जो इलाके कभी चीनी मिलों पर निर्भर थे, वहां आर्थिक गतिविधियां काफी घट गई हैं। हालांकि अब क्यूबा सरकार इस उद्योग को फिर से खड़ा करने की कोशिश में जुट चुकी है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि विदेशी निवेश और सही नीतियों के सहारे उत्पादन फिर से 40 से 50 लाख टन तक पहुंच सकता है। सरकार की एक नई योजना के तहत चीनी और उससे जुड़े उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि निर्यात बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती मिल सके। यानी शुगर किंग कहलाने वाला क्यूबा अब अपने सबसे बड़े उद्योग को दोबारा जिंदा करने की जंग लड़ रहा है। सरसों के बेहतर उत्पादन और क्रशिंग मार्जिन में सुधार के कारण 2025-26 के वर्तमान सीजन में सरसों तेल और खल के उत्पादन में बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है। अमेरिकी कृषि विभाग यूएसडीए ने भारत में सरसों तेल का उत्पादन 2024-25 सीजन के 39,56,000 टन से बढ़ाकर 2025-26 के सीजन में 40,90,000 टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। अभी सभी सरसों की भरपूर सप्लाई और क्रशिंग हो रही है। यूएसडीए की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 सीजन के दौरान भारत में 3,57,000 टन के पिछले बकाया स्टॉक हैं, 40,90,000 टन का उत्पादन है तथा 40,000 टन के संभावित इंपोर्ट के साथ सरसों तेल की कुल उपलब्धता 44,87,000 टन पर पहुंचने की पूरी उम्मीद है। इसमें से 40,80,000 टन का घरेलू उपयोग तथा 10,000 टन का निर्यात होने की संभावना है और इसके बाद मार्केटिंग सीजन के अंत में 3,97,000 टन सरसों तेल का अधिशेष स्टॉक बच सकता है। इसी तरह सरसों खल मिल के बारे में भी यूएसडीए का कहना है कि इसका घरेलू उत्पादन 63,99,000 टन हो सकता है, जबकि 2,04,000 टन के पिछले बकाया स्टॉक तथा 2,000 टन के संभावित आयात के साथ इसकी कुल उपलब्धता 66,05,000 टन पर पहुंचेगी। इसमें से 47 लाख टन सरसों खल का घरेलू उपयोग तथा 17 लाख टन का एक्सपोर्ट हो सकता है और मार्केटिंग सीजन के अंत में 2,05,000 टन का अधिशेष स्टॉक भी बच सकता है। तेलंगाना में ऑयल पाम किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने ताजे फलों के गुच्छे यानी एफएफबी की खरीद का मूल्य 1459 रुपए बढ़ाकर 23,005 रुपए प्रति टन कर दिया है, जिससे किसानों को आकर्षक आमदनी मिलने की पूरी उम्मीद है। राज्य के बागवानी निदेशक के अनुसार तेलंगाना ऑयल फेडरेशन द्वारा क्रूड पाम तेल और पाम फसल की मौजूदा कीमतों की जानकारी मिलने के बाद ये डिसीजन लिया गया है। तेलंगाना पाम का प्रमुख उत्पादक प्रांत है और इस कदम से किसानों में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तेलंगाना के कृषि, सहकारिता और विपणन मंत्री का कहना है कि इस मूल्य बढ़ोतरी से राज्य में अधिक से अधिक किसान पाम का बागान लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। सरकार किसानों को पाम सैंपलिंग यानी नवजात पौधे और ड्रिप सिंचाई जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रही है, ताकि खेती में आसानी और उत्पादन बढ़ सके। वहीं मुख्यमंत्री ने हाल ही में सिद्दीपेट जिले के नरमेटा में पाम तेल की एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी चालू की है, जिसकी लागत लगभग 300 करोड़ रुपए है और इस फैक्ट्री में प्रति घंटा 30 टन एफएफबी की प्रोसेसिंग की क्षमता है। तेलंगाना में ऑयल पाम के बागानी क्षेत्र का विकास और विस्तार अच्छे स्तर पर है, यानी इससे साफ है कि तेलंगाना सरकार की ये पहल न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाएगी, बल्कि राज्य में ऑयल पाम की खेती और प्रोसेसिंग उद्योग को भी मजबूत बनाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह का संघर्ष विराम घोषित होने के बाद कच्चे तेल के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सुबह के कारोबार में ब्रेंट क्रूड और WTI दोनों की कीमतें $100 प्रति बैरल के नीचे लुढ़क गई हैं, जो पिछले कई महीनों में एक महत्वपूर्ण टेक्निकी स्तर था। वैसे में जानकारों का कहना है कि ये गिरावट मुख्य रूप से भू राजनीतिक तनाव में कमी के कारण आई है। अमेरिका ने ईरान पर होने वाले संभावित हमलों को 2 सप्ताह के लिए टाल दिया है और ईरान ने
हॉर्मुज जल संधि को सुरक्षित रूप से खोलने के लिए शर्त स्वीकार कर ली है और इस कदम से मध्य पूर्व में तेल की सप्लाई में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। इस खबर से न केवल तेल बाजार प्रभावित हुआ है बल्कि वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी देखने को मिली है। निवेशकों ने इस संकेत को पॉजिटिव माना है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्थायी शांति का इससे रास्ता खुल सकता है। जानकारों के अनुसार हालांकि ये राहत कुछ समय के लिए है, लेकिन मध्य पूर्व की राजनीतिक स्थिति अभी भी अस्थिर है। यदि किसी भी पक्ष से कोई अप्रत्याशित कदम उठाया जाता है तो फिर से तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। भारत और अन्य तेल आयातक देशों के लिए यह खबर खास महत्वपूर्ण है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी नजर आने की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि घरेलू मूल्य निर्धारण पर सरकार के निर्णय, कर और अन्य लागत कारकों के आधार पर इसका सीधा असर अलग हो सकता है। अर्थशास्त्री और बाजार जानकार मानते हैं कि यह संघर्ष विराम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी संकेतक रूप में बेहद महत्वपूर्ण है। इससे तेल सप्लाई स्थिर होगी, मुद्रास्फीति पर दबाव कम होगा और निवेशकों में भरोसा इससे बढ़ जाएगा। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान के नए कपास के फसलों यानी फूटी और लिंट बाजार में आई अचानक और अभूतपूर्व तेजी की। पाकिस्तान में नए कपास की फसल के एडवांस सौदे रिकॉर्ड हाई दामों पर शुरू हो गए हैं। शुरुआती लेन देन में फुट्टी 40 किलो के पैकेज पर 10,000 रुपए में बिकी और लिंच का रेट 21,700 रुपए प्रति मन तक पहुंच गया और यह संकेत है कि फसल के आने से पहले ही बाजार में तेजी और बुलिश मूड फिलहाल कायम है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को तांडोबाग के व्यापारी और खानवाल के एक जिनिंग फैक्ट्री के बीच 4 ट्रक फुटी का पहला एडवांस सौदा हुआ है, जिसमें मध्य मई 15 से 25 मई डिलीवरी के लिए 10,000 रुपए प्रति 40 किलो तय हुए। साथ ही सांगर की एक जिनिंग फैक्ट्री ने 200 बोरियों की नई फसल की लिंच को एडवांस में 21,700 रुपए प्रति मन में बेच दिया है। डिलीवरी की तारीख 20 मई निर्धारित की गई है। बाजार की तेजी और उम्मीदों को देखते हुए एक बड़े व्यापारी ने असीमित खरीद की घोषणा भी कर दी है, जिसमें सांगर में 9200 रुपए और खानवाल में 10,000 रुपए प्रति 40 किलो की दर तय की गई है। इससे साफ है कि व्यापारी भविष्य में और अधिक कीमतों की उम्मीद में एडवांस खरीदारी कर रहे हैं। कॉटन गिनर्स फोरम के चेयरमैन एहसानुल हक ने यह बताया है कि यह अचानक तेजी पिछले 1.5 महीने में लिंट की कीमतों में 3500 रुपए प्रति मन की बढ़ोतरी के बाद आई है, जिसने कीमतों को 2 साल के ऊपरी स्तर 20,000 रुपए प्रति मन तक पहुंचा दिया है। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में और सौदे होने की भी संभावनाएं हैं और कीमतें यहां से और बढ़ सकती हैं, क्योंकि सप्लाई को लेकर फिलहाल चिंताएं बनी हुई हैं। कीमतों में उछाल के पीछे कपास उगाने वाले क्षेत्रों में लगातार बारिश एक प्रमुख कारण रही है, जो नई फसल की सप्लाई में देरी कर सकती है। और इसके अलावा गल्फ संघर्ष के कारण पाकिस्तान में कपास के आयात लगभग 2 महीनों से ठप हैं, जिससे बाजार में सप्लाई और कड़ी हो गई है। हालांकि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चीन में चल रही वार्ता सफल हो जाती है तो कपास के आयात फिर से शुरू होने की संभावनाएं हैं। मिली जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान में लगभग 2.5 से 3 लाख बोरियों की कपास मौजूद है, जो व्यापार खुलने पर सीधे पाकिस्तान में भेजी जा सकती है। फिलहाल बाजार मजबूत बुलिश है और व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में फुट्टी और लिंच दोनों के एडवांस सौदों में कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अब एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ सामने आया है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमति बनी हुई है, जिसके तहत हॉर्मुज जल संधि अगले 2 हफ्तों तक खुली रहेगी। ये वही हॉर्मुज जल संधि है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल सप्लाई होता है। ऐसे में इसका खुला रहना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस समझौते के पीछे पाकिस्तान ने अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाई है और अब दोनों देशों के बीच आगे की शांति वार्ता इस्लामाबाद में होने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार यह संघर्ष विराम पूरी तरह शर्तों पर आधारित है। अगर ईरान हॉर्मुज जल संधि में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करता है तो अमेरिका भी अपने सैन्य हमलों को रोके रखेगा। और इस बीच ईरान ने भी संकेत दे दिए हैं कि अगर उस पर हमले नहीं होते तो वो अपनी सैन्य गतिविधियों को सीमित करेगा और बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये 2 हफ्तों का संघर्ष विराम अस्थायी शांति की ओर कदम बढ़ाएगा या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है। जानकारों का ये कहना है कि आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होंगे, क्योंकि इस दौरान होने वाली बातचीत ही तय करेगी कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव खत्म होगा या फिर हालात फिर से बिगड़ेंगे। फिलहाल इस फैसले से वैश्विक बाजारों में राहत का माहौल जरूर बन चुका है। वहीं तेल की कीमतों में गिरावट आई है और निवेशकों का भरोसा कुछ हद तक लौटा है।
तो कुल मिलाकर हॉर्मुज खुला, युद्ध पर ब्रेक लगा और अब सबकी नजरें पाकिस्तान में होने वाली संभावित शांति वार्ता पर टिकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को 2 हफ्तों के लिए रोका जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि अमेरिका अपने प्रमुख सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुका है और अब आगे की रणनीति कूटनीतिक प्रयासों पर आधारित होगी। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यह ऐलान रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम की डेडलाइन से ठीक पहले किया गया, जिसे निवेशक एक बड़े सैन्य टकराव की शुरुआत के तौर पर देख रहे थे। इससे पहले दिन में ट्रंप ने बेहद सख्त चेतावनी भी दी थी कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। लेकिन आखिरी समय में हालात ने करवट ली। दरअसल पाकिस्तान की मध्यस्थता से आखिरी मिनट तक डिप्लोमेटिक कोशिशें सफल रही और एक सशर्त सीज फायर पर सहमति बन गई। इस समझौते के तहत ईरान को हॉर्मुज जल संधि को सुरक्षित रूप से फिर से खोलना होगा, जो दुनिया के लगभग 20% तेल सप्लाई का मेन रास्ता है। ईरान ने भी ये संकेत दे दिए हैं कि वो तनाव कम करने को तैयार है, लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि दुश्मनी रोकी जाए और जहाज ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। अब बात करते हैं बाजारों की। इस पूरे घटनाक्रम का असर तुरंत वैश्विक बाजारों पर देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतों में 15% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, जिससे साफ है कि बाजार ने तनाव कम होने को पॉजिटिव संकेत माना है। वहीं डॉलर इंडेक्स भी लगभग 1% फिसला, जिससे दूसरी करेंसी रखने वाले निवेशकों के लिए सोना यानी बुलियन सस्ता हो गया। हालांकि पिछले कुछ समय से बुलियन पर दबाव बना हुआ था, क्योंकि तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने की आशंकाएं बढ़ गई थी, लेकिन आज वापस से सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली। इसी वजह से बाजार में ये उम्मीद भी बनी रही थी कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रख सकते हैं। अब निवेशकों की नजर इस पर है कि अमेरिका की आने वाली CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट पर, जिससे यह साफ हो जाएगा कि ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों का महंगाई पर कितना असर पड़ा है। अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि महंगाई में और तेजी आ सकती है, खासकर ईंधन की कीमतों की वजह से, जिससे फेड की नीति और जटिल हो सकती है। तो कुल मिलाकर 2 हफ्तों का ये सीज फायर सिर्फ एक राहत नहीं, बल्कि वैश्विक बाजारों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब ये देखना होगा कि क्या ये अस्थायी शांति स्थायी समाधान में बदलेगी या फिर 2 हफ्तों बाद फिर से वही तनाव देखने को मिलेगा। फिलहाल युद्ध पर ब्रेक, बाजार में राहत, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है। अब बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो सीधे देश के किसानों की मेहनत और उनकी आजीविका से जुड़ी है। बीते मार्च से जारी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खेतों में लहलहाती फसलें अब तबाही की तस्वीर बन चुकी हैं। सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिला है, जहां शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 2,05,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल प्रभावित हो चुकी है। राज्य के 29 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि ने जमकर कहर बरपाया है। अगर आंकड़ों को और करीब से देखें तो सिर्फ मार्च के दूसरे पखवाड़े में ही करीब 1,22,000 हेक्टेयर फसल खराब हो चुकी है और अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही 82,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। नासिक, अहिल्यानगर, जलगांव और धुले जैसे जिले सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन नुकसान यहीं तक सीमित नहीं है। पुणे, सोलापुर, सांगली, जालना और विदर्भ, कोंकण, मराठवाड़ा के कई इलाके भी इस आपदा से अछूते नहीं रहे। अब अगर फसलों की बात करें तो गेहूं, मक्का, ज्वार जैसी अनाज फसलें और चना जैसी दलहन और प्याज जैसी नकदी फसलें बुरी तरह से इसमें प्रभावित हो गई हैं। इतना ही नहीं, केला, आम, अंगूर, अनार, तरबूज और खरबूज जैसी बागवानी फसलें भी इस मौसम की मार से नहीं बच पाई। अधिकारियों का ऐसे में कहना है कि ये अभी प्रारंभिक आंकड़े हैं और जिले में विस्तृत सर्वे अभी जारी है। अंतिम रिपोर्ट के बाद ही मुआवजा और राहत पैकेज तय किया जाएगा। उधर पंजाब में भी हालात चिंताजनक हैं। राज्य में करीब 1,25,000 एकड़ फसल प्रभावित हो चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान फाजिल्का जिले में 45,000 हेक्टेयर, तो मुक्तसर में 43,000 एकड़ में, माफ कीजिएगा, एकड़ में, और बठिंडा में लगभग 20,000 एकड़ में दर्ज किया गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब जब ये मौसम खराब आया उस समय गेहूं की फसल कटाई के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी, यानी किसानों को सीधा और बड़ा आर्थिक झटका लगा है। हालांकि राज्य सरकार ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और किसानों को मुआवजा देने का भरोसा भी दे दिया है, लेकिन अंतिम राहत पैकेज सर्वे रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है और अब लाखों किसान मुआवजे और राहत की उम्मीद में आस लगाकर बैठे हैं।
आज की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने चना और मसूर की सरकारी खरीद की अगले 3 साल के लिए मंजूरी दे दी है और यह फैसला खासतौर पर उन किसानों के लिए बेहद अहम है जो हर साल दाम गिरने की समस्या से जूझते हैं। सरकार के इस फैसले के तहत अब किसानों से चना और मसूर की खरीद एमएसपी पर की जाएगी, जिससे उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि इस पूरी योजना के लिए करीब 3,174 करोड़ का बजट भी तय किया गया है, जिससे साफ है कि सरकार इस योजना को बड़े स्तर पर लागू करने की पूरी तैयारी में है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में ही जाना होगा और वहां पर यह खरीद जो है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। और ये सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि इसको लेकर उन पर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देश में महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार, केंद्र सरकार बड़े कदम उठा रही है और इसी कड़ी में अब सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देने का भी फैसला किया है। सरकार की एजेंसी एनसीसीएफ के जरिए भारत ब्रांड के तहत सस्ते दामों पर चावल पहले से ही उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली में ये चावल बाजार से कम कीमत पर बेचा जा रहा है ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। अब खबर यह है कि सरकार जल्द ही भारत आटा भी बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है, यानी आने वाले समय में गेहूं का आटा भी कम कीमत पर लोगों को मिलेगा। सरकार का ये कदम खासतौर पर बढ़ती खाद्य महंगाई को कंट्रोल करने और आम आदमी को रसोई का खर्च कम करने के लिए उठाया गया है। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि बाजार में कीमतों पर भी दबाव बनेगा। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार इसी तरह जरूरी खाद्य वस्तुओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती रही तो महंगाई पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। हालांकि यहां पर सवाल यह भी है कि क्या ये योजना लंबे समय तक जारी रहेगी या सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ही अभी फिलहाल कुछ समय के लिए किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना जरूर है कि सरकार के इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। आज की बड़ी खबर प्याज बाजार से, जहां सरकार और एक्सपोर्टर्स के बीच अहम बैठक हुई, लेकिन इस बैठक से कोई ठोस फैसला नहीं निकला। दरअसल प्याज निर्यात और कीमतों को लेकर उपभोक्ता मामले विभाग यानी डीओसी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी और इस बैठक में निर्यातकों और अधिकारियों ने मिलकर बाजार की स्थिति पर चर्चा की, लेकिन नतीजा सिर्फ बातचीत तक ही सीमित रह गया। निर्यातकों ने साफ तौर पर कहा कि देश में प्याज की सबसे बड़ी समस्या स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बम्पर उत्पादन होने के बावजूद बड़ी मात्रा में प्याज जो है वो खराब हो जाता है क्योंकि उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने की पर्याप्त कोई भी सुविधा नहीं है। यही वजह है कि बाजार में सप्लाई ज्यादा होने पर कीमतें गिर जाती हैं और दूसरी तरफ किसान और व्यापारी दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है। निर्यातकों ने सरकार से मांग की है कि प्याज की आधुनिक भंडारण व्यवस्था और कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क को बढ़ावा दिया जाए ताकि फसल को सड़ने से बचाया जा सके। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है, बल्कि इंडस्ट्री को ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की सलाह दे दी है, जिससे मामला और उलझ गया। आपको बता दें कि देश में हर साल करोड़ों टन प्याज का उत्पादन होता है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है या फिर यूं कहें कि फेंकना पड़ता है। निर्यात भी कुल उत्पादन के मुकाबले बहुत कम है, जिससे किसानों को सही कीमत नहीं मिल पाती। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय हालात और निर्यात में गिरावट ने भी स्थिति को और गंभीर बना दिया है। जानकारों का कहना है कि जब तक मजबूत स्टोरेज सिस्टम, बेहतर सप्लाई चेन और निर्यात नीति में स्पष्टता नहीं आएगी, तब तक प्याज के दामों में स्थिरता लाना बेहद मुश्किल होगा। तो फिलहाल बैठक हुई, चर्चा हुई, लेकिन समाधान अभी भी अधूरा है और प्याज किसानों की चिंता बरकरार है। अब बात करते हैं सोयाबीन बाजार की, जहां ब्राजील लगातार अपनी पकड़ मजबूत करता नजर आ रहा है। यूरोपियन यूनियन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल 29 मार्च तक यूरोपियन यूनियन ने ब्राजील से करीब 6,78,000 मिलियन टन सोयाबीन आयात किया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 3.9% कम है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि मात्रा भले ही कम हो, लेकिन ब्राजील की हिस्सेदारी बढ़कर 50.5% हो गई है, जो पिछले साल 49.8% थी। यानी साफ है कि यूरोपियन मार्केट में ब्राजील का दबदबा और मजबूत हो रहा है। अब अगर बात करें उत्पादन की, तो अमेरिका के यूएसडीए की रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील का सोयाबीन उत्पादन 184 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले सीजन के मुकाबले 3.3% ज्यादा है। इतना ही नहीं, खेती का रकबा भी बढ़कर 50.5 मिलियन हेक्टेयर होने जा रहा है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन यानी यील्ड भी बढ़कर 3.64 टन तक पहुंच सकती है। यानी ब्राजील न सिर्फ ज्यादा उत्पादन कर रहा है, बल्कि उसकी उत्पादकता भी लगातार बेहतर हो रही है।
ऐसे में माना जा रहा है कि बढ़ता उत्पादन, मजबूत एक्सपोर्ट और बढ़ती ग्लोबल डिमांड, इन सबके चलते आने वाले समय में ब्राजील का सोयाबीन बाजार पर और ज्यादा दबदबा बन सकता है। हालांकि इससे अन्य निर्यातक देशों के लिए कंपटीशन और भी कड़ी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ब्राजील का सोयाबीन सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका असर वैश्विक बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। चलिए बात करते हैं कनाडा के एग्री एक्सपोर्ट की, जहां इस सीजन में मिला जुला रुझान देखने को मिला है। कैनेडियन ग्रेन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक 1 अगस्त 2025 से 29 मार्च 2026 तक कनाडा ने 33.5 मिलियन टन अनाज, दालें और तिलहन का निर्यात किया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 2% कम है। लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा झटका कुछ खास फसलों में देखने को मिला है। कैनोला एक्सपोर्ट 23% गिरकर 5.3 मिलियन टन पर आ गया। वहीं मक्का निर्यात में भी भारी गिरावट देखने को मिली और करीब 73% की कमी के साथ सिर्फ 0.4 मिलियन टन रह गया। हालांकि दूसरी तरफ कई फसलों ने शानदार प्रदर्शन भी किया। सॉफ्ट गेहूं का निर्यात बढ़कर 14.5 मिलियन टन, ज्यूरम गेहूं 3.8 मिलियन टन, जो यानी बार्ले में जबरदस्त उछाल 70% बढ़कर 2.3 मिलियन टन। वहीं अगर दालों की बात करें तो मटर का निर्यात 24% बढ़कर 1.8 मिलियन टन, मसूर 20% बढ़कर 1.1 मिलियन टन। वहीं सोयाबीन एक्सपोर्ट 3.6 मिलियन टन पर स्थिर रहा, यानी इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। जानकारों का कहना है कि वैश्विक मांग, मौसम की स्थिति और ट्रेड पॉलिसी, इन सब का असर अलग अलग फसलों पर पड़ा है, जिसके चलते कुछ में गिरावट और कुछ में तेजी देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर कनाडा का कुल एक्सपोर्ट थोड़ा कमजोर है, लेकिन गेहूं, जौ और दालों ने इस गिरावट को काफी हद तक बैलेंस किया है। अब बात करते हैं ग्लोबल गेहूं बाजार की, जहां जॉर्डन ने एक बार फिर बड़ी खरीदारी कर बाजार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जॉर्डन ने 7 अप्रैल को हुए एक अंतर्राष्ट्रीय टेंडर में करीब 60,000 टन मिलिंग गेहूं खरीदा है। ट्रेडर्स के मुताबिक ये सौदा बुल्गारिया की ट्रेडिंग कंपनी बिल्डकॉम से करीब $275.95 प्रति टन पर किया गया है और इस गेहूं की शिपमेंट जुलाई के दूसरे पखवाड़े में तय की गई है, यानी आने वाले महीनों में जॉर्डन अपने स्टॉक को मजबूत करने की पूरी तैयारी में है। खास बात यहां पर यह है कि इस टेंडर में बंच, CHS, कारगिल और एमरोपा जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियों ने भी हिस्सा लिया है, लेकिन इनके ऑफर ज्यादा महंगे होने के कारण जॉर्डन ने कम कीमत वाले प्रस्ताव को चुना है। आपको बता दें कि यह लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है जब जॉर्डन ने लगभग इसी कीमत पर 60,000 टन गेहूं खरीदा है। मार्च के अंत में भी इसी स्तर पर एक बड़ा सौदा किया गया था। जानकारों का कहना है कि जॉर्डन लगातार अपने गेहूं भंडार को मजबूत कर रहा है और वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव को देखते हुए सही समय पर वो खरीदारी कर रहा है। इस तरह की खरीदारी से ये भी संकेत मिलता है कि ग्लोबल मार्केट में मांग बनी हुई है और कीमतों में स्थिरता के बावजूद देश अपनी सप्लाई सुरक्षा पर खास ध्यान दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जॉर्डन की ये लगातार खरीदारी ग्लोबल गेहूं बाजार में स्थिर मांग और रणनीतिक स्टॉकिंग का सबसे बड़ा संकेत है। अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर चिंता जता दी है और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा है कि अधिकारी लगातार किसानों से संपर्क में रहें, फील्ड में जाकर हालात का जायजा लें और फसल नुकसान का तुरंत आकलन करें। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है और कहा है कि किसानों को किसी भी हाल में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फसल नुकसान का संयुक्त सर्वे कराया जाएगा और प्रभावित किसानों को समयबद्ध तरीके से मुआवजा दिया जाएगा। सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही यहां पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो राहत कार्य हो या सर्वे की प्रक्रिया। इस बीच मौसम विभाग ने भी बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं और कई जिलों में बारिश और गरज के साथ ओलावृष्टि का खतरा। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ समेत कई इलाकों में पहले ही तेज बारिश और आंधी का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस समय गेहूं और अन्य फसलें कटाई के लिए तैयार हैं और ऐसे में ये मौसम किसानों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर जारी है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों को हर संभव राहत सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर इसी तरह की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। केड़ा मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।